गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर मैं ADHD के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। पहले भी हमने ADHD के बारे में बात की है। ADHD क्या होती है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आई एम जस्ट गोइंग टू एड्रेस फ्यू क्वेश्चंस जो पेरेंट्स मेरे से कॉमनली पूछते हैं क्लिनिक में, जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं। तो क्या क्वेश्चन है जो अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं, तो आई विल ट्राई टू स्ट्रेस अपॉन दैम। कुछ ओवरलैपिंग भी हो सकती है, जो चीज़ हमने पहले कवर की है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात हो सकता है। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं जो पेरेंट्स कॉमनली पूछते हैं। इट इज़ इन द रेंज ऑफ लाइक ये ADHD क्यों होता है, वाई माई चाइल्ड इज़ हैविंग ADHD, अदर चिल्ड्रन आर फाइन। क्या हम कोई MRI या CT स्कैन करा सकते थे पहले जिससे ये कंफर्म हो जाए कि ADHD है। क्या ये दवाई इसकी कितना प्रोलॉन्ग चलेंगी, आजीवन चलेंगी या कुछ समय का कोर्स होता है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। क्या बिगर दवाई के भी बच्चे का काम चल सकता है। इन अदर वर्ड्स, कैन माई चाइल्ड ग्रो आउट ऑफ ADHD। बड़े होने में क्या बच्चे को प्रॉब्लम आती हैं, क्या ये नॉर्मल जीवन जी सकता है। और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। कोई फूड आइटम है जिसको हम अगर खाएं या ना खाएं जिससे हम इसको ADHD को क्योर कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग टेक्स्ट में क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो आई विल ट्राई टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस। और तब हम आई होप इट वुड हेल्प पीपल who have children who are suspecting to have ADHD or who are confirmed to have ADHD. So I will try to address them. So सबसे पहले ADHD मेरे बच्चे को ही क्यों है। ADHD के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो हमें नहीं मालूम है कि ब्रेन के अंदर क्या होता है। ब्रेन के फ्रंटल एरिया में ब्लड सप्लाई कहीं कम हो जाती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो सम स्पेक्यूलेशंस हैं, कुछ रिसर्च लेवल पे पैट स्कैन वगैरह में ब्लड फ्लो पैटर्न देखा गया है, तो लेकिन उसमें भी बहुत क्लियर नहीं होता है। वी आर नॉट 100% श्योर कि एग्जैक्ट कोज ADHD का क्या होता है। तो आज भी मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन जिनमें ADHD होता है, हम कारण को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच हेल्प अस, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं अगर वो बच्चे के अंदर हों या बच्चा पैदा होने से पहले अगर हों तो ADHD की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो वो क्या चीज़ें हैं। अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है, जन्म के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, बच्चे को एपिलेप्सी साथ में है या बच्चे को ऑटिज़म साथ में है, कोई और सिंड्रोम जैसे बच्चे को है टिक्स की प्रॉब्लम है, टोरेट सिंड्रोम है। ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको सुनने में अटपटी लग रही होंगी। टिक्स होता है जो कई बच्चों को एक्सेसिव ब्लिंकिंग करने की हैबिट होती है, कई बच्चे जो है ऐसे ट्विचिंग करते हैं, तो इट कुड बी पार्ट ऑफ टिक्स। तो टिक्स के साथ भी कई बार ADHD हो जाता है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो ADHD के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक ना हो, जिसको हम IUGR बोलते हैं, बच्चे का वज़न कम रह जाता है, या कोई मदर जो है किसी पर्टिकुलर दवा का सेवन अगर कर रही हों तो उससे भी ADHD की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन कोई श्योर शॉट कॉज नहीं है कि अगर ऐसा आपने किया है या नहीं किया है तो बच्चे को ADHD हो जाएगा। ये सब कंबाइंड फैक्टर्स हैं जिनको एज ए क्लिनिशियन जब हम जोड़ के देखते हैं तो 30-40% केसेस में हमें समझ में आ जाता है कि ये फैक्टर्स हैं जो मिला जुला के ADHD को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कारण कि आपके बच्चे को ADHD क्यों है, या तो हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। दूसरा है जो पेरेंट्स पूछते हैं कि हम MRI करा लें। आमतौर पे अगर ADHD हमने, इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ADHD में एक तो हम क्लिनिकली पूरा समय लेके हिस्ट्री पूछते हैं कि बच्चे में क्या सिम्टम्स हैं, घर में कैसे बिहेव करता है, स्कूल में कैसे है, कम्युनिटी में कैसे बिहेव करता है। और उसके अलावा फिर कुछ DSM क्राइटेरियाज होते हैं, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, DSM-5 क्राइटेरियाज फॉर ADHD। उसमें बहुत अलग से क्लीन तरीके से बताया हुआ है कि इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन में क्या क्या 5 चीज़ें आपको मिनिमम होनी चाहिए 6 साल से ऊपर के बच्चों में टू डायग्नोज ADHD। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, एक इनअटेंशन टाइप ऑफ ADHD होती है जो कई बार अनडायग्नोस्ड रह जाती है, पेरेंट्स को भी नहीं पता लगता है और
डॉक्टर्स जो ADHD के पेशेंट्स कॉमनली नहीं देखते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है कि ये ADHD हो सकता है। और उसमें फीचर्स क्या होते हैं, उसमें बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होता है, जनरली हाइपर एक्टिव, तोड़ फोड़, जंपिंग इधर से उधर, इन अटेंशन टाइप में वो नहीं होता है। इन अटेंशन टाइप में होता है कि बच्चा सिर्फ फोकस नहीं कर पाता है एक जगह पे, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है, अपना टास्क पूरा नहीं करता है, चीज़ों को डिटेल में नहीं देख पाता है, बहुत ही सुपरफिशियल देखता है, लापरवाही हो जाती है, कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन वैसे बिहेवियर बच्चे का ठीक होता है। तो ये इनअटेंशन टाइप की ADHD होती है, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि वो चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाता है तो चीज़ें उसको अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। एकेडमिकली भी ऐसे बच्चे जो हैं परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सस्पिशन हो तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ADHD ऐसे भी हो सकता है जहाँ पे बच्चा शांत है लेकिन बहुत सुपरफिशियल है, चीज़ों को डिटेल में नहीं समझ पाता है। हम ये सोचते हैं कि बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, वो क्या करें, लेकिन उसको हो सकता है ADHD हो। अगर हम प्रॉपर उसको डायग्नोज करें तो उसका फिर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो किसी MRI या CT स्कैन से इसका डायग्नोसिस नहीं होता है, और आम तौर पे अगर हम ADHD डायग्नोज करते हैं और उसके साथ में कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है तो MRI CT हम आम तौर पे नहीं कराते हैं, उसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। अगर कुछ और साथ में है, एपिलेप्सी है जैसे बच्चे को, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू MRI स्कैन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ एपिलेप्सी, लेकिन प्योर ADHD के लिए हमें MRI स्कैन की ज़रूरत नहीं है। और क्या क्वेश्चंस? फिर ट्रीटमेंट पे कुछ सवाल जो पूछे हैं कि ट्रीटमेंट क्या पूरी ज़िंदगी बच्चे को लेना पड़ता है या बिगर ट्रीटमेंट के भी बच्चे ठीक हो सकते हैं? कई बार ADHD को भी हम पूरा इंटरव्यू लेके बच्चे को ऑब्जर्व करके इवेल्युएट करके हम देख लेते हैं माइल्ड ADHD है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि ADHD का ट्रीटमेंट सीधा मेडिसिन से शुरू नहीं होता है, बिहेवियरल थेरेपी होती है, पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो पहले हमें उस पर स्ट्रेस करना चाहिए। और अगर हम मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेट्स से स्टेज 2 में हम मेडिसिन देने पे आ गए हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ भी अगर हम बिहेवियरल थेरेपी नहीं देंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो मेडिसिन भी उतना अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो यस, बिगर मेडिसिन के भी ADHD को ट्रीट किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और मेडिसिन के साथ भी हमें और थेरेपीज देनी पड़ती हैं। कितने % बच्चे हैं जो बिगर मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं? करीब करीब 20-25% बच्चे हैं जिनमें मेडिसिन अगर हम ना दें, बाकी चीज़ों पे ध्यान दे लें, तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ADHD उनमें इम्प्रूव हो जाती है, और करीब करीब 20-25% बच्चे दे ग्रो आउट ऑफ ADHD। लेकिन बाकी बच्चों में इट रिमेन्स एज एन अडल्ट ADHD, और तो उन बड़ों में भी दिक्कत होती हैं। ये जो बच्चों वाली समस्याएं हैं, काफ़ी बड़े जो अडल्ट होने के बाद भी हैं, उनको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। कई लोगों में इनिबिशंस बड़ी कम होती हैं, सोशल इनिबिशन नहीं होती हैं, थोड़े वो कई इस तरह के जो बच्चे होते हैं बड़े होके एंटी सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लो सेल्फ स्टीम एंड डूइंग सम अदर थिंग्स। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम से उसको डायग्नोज करें और ट्रीट हम करते हैं तो द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। 60 to 70% इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड अदर थेरेपीज। एक पेरेंट्स ने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन है, क्योंकि समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स, जैसे हमने 1 महीने की दवा दी है तो एग्जैक्टली 1 महीने पे नहीं आ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो कहते हैं ये दवाई मिलती नहीं है। दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ये जो भी मेडिसिन है ADHD के लिए हम देते हैं, दे आर वेरी कंट्रोल्ड ड्रग्स, दूसरे एक्ट में आती हैं, तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी केमिस्ट आपको ये दवाइयाँ नहीं देगा। और इवन सिंपल प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर तो जैसे मिथाइल फेनिडेट है, वो मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको ट्रिपल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए या वो काफ़ी समस्याएं रहती हैं। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन 2 महीने का है तो आप 10-15 दिन पहले ही अपने डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट करें कि हाँ दवाई अब सेम दवाई चलेगी, कम करना है, ज़्यादा करना है। सो डोंट वेट फॉर द मेडिसिन टू कम्प्लीटली फिनिश। तो उसके बाद क्योंकि आपको स्ट्रगल हो सकता है आप अगले दिन या 2 दिन में डॉक्टर के पास न जा पाएँ, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या इन दवाइयों से बच्चे को हैबिट हो जाती है? तो जनरली जो ADHD की मेडिसिन है जो हम देते हैं, स्टिमुलेंट, नॉन स्टिमुलेंट, जनरली हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती हैं।
और जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसका समय रहता है। मोस्टली मेडिसिन 6-7 घंटे काम करती है। जो अगर हम कुछ मेडिसिन है जिसको हम सुबह दोपहर शाम टाइप देते हैं, कईयों को सुबह शाम देते हैं, लेकिन आजकल सस्टेन रिलीज मेडिसिन भी आती है जो सुबह हमने एक गोली दे दी और वो शाम तक 12 घंटे से ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि रात को सोते हुए हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अननेसेसरी वो मेडिसिन देने का, शाम को देने का फ़ायदा नहीं है। तो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। कई बार हम पेरेंट्स को खुद एडवाइस कर देते हैं जो मेडिसिन पे हैं, जिनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और हम लेट्स से कि 1 साल मेडिसिन चला के हम ये चाहते हैं कि इस मेडिसिन को हमें बंद करना है, तो हम प्रॉपर डिस्कशन के साथ पेरेंट्स के साथ कि चलो हम वीकेंड्स पे देख लेते हैं जब बच्चे का स्कूल नहीं होता है, ये मेडिसिन ड्रॉप करके कि क्या चेंजेस हैं बच्चे के अंदर। फिर धीरे धीरे हम हफ्ते में एक बार जैसे ड्रॉप करके उसको देख लिया, एंड वी नोट आउट द चेंजेस कि जब आप मेडिसिन नहीं लेते हो तो बच्चा कैसा बिहेव करता है और विद मेडिसिन क्या चेंजेस हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे पेरेंट्स को भी आइडिया हो जाता है और एज ए डॉक्टर हमें भी पता लग जाता है कि इज़ दिस द राइट टाइम टू विड्रॉ दिस मेडिकेशन ग्रेजुअली, या मेडिसिन हमें और देना है, या इनका डोज भी बढ़ाना पड़ जाता है काफ़ी बच्चों में। तो ये हैं मेडिसिन। और एक चीज़ और इसके साथ में मैंने पहले वीडियो में भी कवर किया है, साइड इफ़ेक्ट अबाउट दिस मेडिसिन। कुछ बच्चों में तो ऐसा है जैसे ही आपने मेडिसिन शुरू किया 10 दिन के अंदर वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इट्स वेरी गुड मेडिसिन एंड चाइल्ड इज़ वेरी फोकस्ड नाउ, और उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है। लेकिन कुछ बच्चों में थोड़ा सा मेडिसिन को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, कुछ बच्चों का एग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, कुछ बच्चों को रात में सोने में दिक्कत आती है। तो हमें 10-15 दिन, महीना मेडिसिन पे देना चाहिए। अगर फिर भी हमें लगता है कि बच्चा सेटल नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो मेडिसिन उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है और हमें वो मेडिसिन बदल देनी चाहिए। ऐसा होता है कॉमनली, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी इन टच विद योर डॉक्टर। जनरली हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये सब एक्सप्लेन करते हैं, और शुरू के हफ्ते 10 दिन में हम एक बार ज़रूर बुलाते हैं। वी डोंट वेट फॉर अ मंथ और 2, क्योंकि शुरू के हफ्ते 10 दिन में जो भी अच्छी चीज़ है या कोई बुरी चीज़ मेडिसिन के साथ है, वो पेशेंट अगर आप आ जाता है, डॉक्टर से बात करता है, तो कम से कम रीअश्योरेंस हमें हो जाती है कि इस पेशेंट को और हमें कंटिन्यू कर सकते हैं, या ये प्रॉब्लम ज़्यादा है और हम हफ्ते से ज़्यादा भी कंटिन्यू नहीं करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है, बट इट इज़ वेरी रेयर। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बेस्ट ट्रीटमेंट है एजुकेशन, अवेयरनेस। जितना अच्छे से हम इसके बारे में जानेंगे, मेडिसिन के बारे में, बीमारी के बारे में, उतना ही ज़्यादा हमें उसका इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम भी है तो लेट्स कम्युनिकेट एंड उसको हम मिटिगेट करने की कोशिश करें। तो विद दिस आई वुड एंड दिस वीडियो। अगर और भी कोई सवाल है, कुछ आते हैं, बिकॉज देर इज़ नो एंड टू दिस क्वेश्चंस, तो हम टाइम टू टाइम एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल।